ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे लोग टर्की के झंडे लहरा रहे हैं और एक हजूम इकट्ठा हुआ है। ये लोग तैयब अर्दोगान टर्की के इलेक्टेड प्रेसिडेंट की विक्ट्री स्पीच सुनने के लिए जोश में हैं। 2023 के इलेक्शन में अर्दोगान को इतना सख्त मुकाबला क्यों मिला और क्या रजब तैयब अर्दोगान एक पावरफुल इंसान के साथ साथ एक डिक्टेटर भी बन चुके हैं? आए इस वीडियो में पूरी स्टोरी को जानते हैं। Recep Tayyip Erdogan extended 2 decades of his divisive rule. Erdogan has been declared winner of Turkey's runoff election. Another 5 years in power. रजब तैयब अर्दोगान मुसलसल तीसरी बार तुर्किया के सदर मुंतखब हुए। रजब तैयब अर्दोगान तैयब अर्दोगान टर्की में एक बहुत पॉपुलर फेस है और पिछले 2 डेकेड से टर्की को दुनिया में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तैयब अर्दोगान को पाकिस्तान में भी बहुत पसंद किया जाता है और पाकिस्तान का दोस्त कंसीडर किया जाता है इनको। आपने भी देखा होगा कि सेकंड राउंड में विक्ट्री हासिल करने के बाद तैयब अर्दोगान को इमरान खान की तरफ से भी मुबारकबाद का मैसेज गया। इमरान खान ने तैयब अर्दोगान को दोबारा तुर्किया का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। ट्वीट किया कि कौम की तरफ से रजब तैयब अर्दोगान को मुबारकबाद पेश करता। जब एक इंसान 20 साल से एक नेशन पर हुकूमत कर रहा है, इसका मतलब यही होता है कि वो लोगों में बहुत ज्यादा फेमस है। लेकिन होने वाले 2023 के इलेक्शंस में ऐसे काफी इवेंट्स आए जब अर्दोगान को ऑपोजिशन से सख्त टक्कर मिली और इनकी पॉपुलैरिटी अच्छी खासी कमी आई। एक बार टर्की के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के प्रोसीजर को समझ लेते हैं। प्रेसिडेंट की कुर्सी उस उम्मीदवार के नाम आती है जो पूरे मुल्क में 50% से ज्यादा वोट्स हासिल कर सके। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां कोई भी उम्मीदवार जो प्रेसिडेंट इलेक्शंस के लिए खड़ा हुआ है 50% या 50% से ज्यादा वोट्स हासिल ना कर सके, तो फिर सेकंड राउंड ऑफ इलेक्शन होता है जिसे रन ऑफ इलेक्शन कहा जाता है, जहां टॉप के 2 सबसे ज्यादा वोट्स लेने वाले उम्मीदवार का आपस में एक मुकाबला होता है। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस की वोटिंग का प्रोसीजर थोड़ा सा डिफरेंट है, जहां सिर्फ एक राउंड की वोटिंग होती है। टर्की 2023 इलेक्शंस की बात की जाए तो पार्लियामेंट में तैयब अर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने बासानी अक्सरियत हासिल कर ली थी। तैयब अर्दोगान पीपल्स अलायंस के साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की जंग लड़ रहे थे और इनके सामने रिपब्लिकन पीपल पार्टी के केमाल किलिचदारो नेशनल अलायंस के साथ थे। मुकाबला ज्यादा करीब तो इन 2 उम्मीदवारों का था और तीसरे नंबर पर एक आजाद उम्मीदवार सिनान ओगान थे जो नेशनल असेंबली के मेंबर भी रह चुके हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ इलेक्शन पर नजर डालें तो 14 मई को रिजल्ट अनाउंस हुआ, जहां सबसे ज्यादा वोट रजब तैयब अर्दोगान की एके पार्टी ने हासिल किए जो कि 49.52% थे। दूसरे नंबर पर कमाल किलिचदारो की सीएच पार्टी ने 44.9% हासिल किए और सिनान ओगलू ने 5.17% अपने नाम ही किए। ऑल्दो तैयब अर्दोगान 49.5% वोट्स हासिल कर पाए, मगर ये 50% से ज्यादा नहीं थे, जिसका मतलब ये था कि सेकंड इलेक्शंस अब होंगे, यानी कि रन ऑफ इलेक्शंस, और ये तैयब अर्दोगान और कमाल किलिचदारो के बीच में होंगे। इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि टर्की की हिस्ट्री में इतना सख्त मुकाबला पहले कभी नहीं हुआ कि सेकंड रन ऑफ इलेक्शंस की नौबत आए। 28 मई को पूरी दुनिया के सामने 52% वोट हासिल करके तैयब अर्दोगान एक बार फिर से टर्की के प्रेसिडेंट बन तो गए, लेकिन इन्हें इतनी कम अक्सरियत क्यों मिली? क्या लोगों के ओपिनियन में चेंज आया है या पब्लिक की आइडियोलॉजी और अर्दोगान का विजन अब डिफरेंट है? इसके पीछे एक फेल्ड मिलिट्री कू है, एक मार्शल लॉ की नाकाम कोशिश। A military group has engaged in an attempted coup. Military jets were heard flying over the Turkish capital of Ankara. 2016 में टर्की के मौजूदा प्रेसिडेंट अर्दोगान फैमिली वेकेशंस पर घूमने गए। उन दिनों टर्की की मिलिट्री ने बगावत कर दी और ये न्यूज़ पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। मिलिट्री रेबिलियंस का गोल था कि टर्की पर कब्जा करके हुकूमत बनाई जाए और डिक्टेटरशिप का एक न्यू एरा शुरू किया जाए। इस प्लान में तैयब अर्दोगान को कत्ल करने का भी सोचा गया। बागियों की चेकलिस्ट में जिला वतन होने वाले और ऑपोजिशन के एक मशहूर लीडर फतेहुल्लाह गुलन को वापस लाना और टर्की में एक मजहबी जमहूरी हुकूमत बनाना था। बागियों ने एकदम 15 जुलाई को बमबारी करना शुरू कर दी और सबसे पहले पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल हाउस को निशाना बनाया। इस्तांबुल पर कब्जा करने फौज का एक बड़ा हिस्सा निकल पड़ा, मगर अवाम को ये बिल्कुल नामंजूर था। अवाम सड़कों पर निकल आई और यहाँ तक ये भी देखा गया कि लोग टैंक्स के आगे लेट गए। तैयब अर्दोगान के वफादार ऑफिसर्स भी बागी मिलिट्री को अपोज करना शुरू हो गए। इवेंचुअली मिलिट्री को हथियार डालना पड़ गया, मगर इस प्लान की नाकामी में रेबिलियंस का एक ब्लंडर भी था, जहां उन्होंने गवर्नमेंट टीवी चैनल्स पर पहले ही अनाउंस कर दिया कि वो मुल्क के बड़े शहरों पर कब्जा कर चुके हैं। मगर ये सुनते ही टर्किश एयरफोर्स के कान खड़े हो गए, जो बगावत में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। एयरफोर्स की बम्बिंग से बागियों को इतना नुकसान हुआ कि उनका प्लान कभी पूरा ही नहीं हो सका। इतनी बड़ी लेवल पर बगावत की कोशिश के खिलाफ उस वक्त के प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान ने क्रैकडाउन का ऐलान किया और 1,60,000 लोगों को अरेस्ट किया। अरेस्ट में फौजी, ऑफिसर्स और जज तक शामिल थे। इस क्रैकडाउन में 100 से ज्यादा मीडिया हाउसेस को भी बंद करवा दिया गया और वजह ये दी गई कि ये मीडिया आउटलेट्स बागियों को सपोर्ट कर रहे थे। बहुत ज्यादा जर्नलिस्ट को भी अरेस्ट किया गया। फतेहुल्लाह गुलन की रिलीजियस गुलन मूवमेंट को भी इस रेबिलियस प्रोग्राम्स का कसूर
कसूरवार ठहराया गया। और आज हम जो भी अनसक्सेसफुल प्लान्स 2016 की बगावत के सुनते हैं, उनका मेजर सोर्सेज भी तैयब अर्दोगान की ही हुकूमत है। उस वक्त फतेहुल्लाह गुलेन जिला वतन होने के बाद यूएस में थे। अर्दोगान ने फतेहुल्लाह को अक्यूज करते हुए अमेरिका को भी इस बगावत का मास्टरमाइंड कह दिया। उन्होंने उंगली अमेरिका के टॉप जनरल सेंटकॉम के चीफ पर भी उठाई और कहा कि ये रेबल्स का साथ दे रहे थे। फतेहुल्लाह मूवमेंट से एसोसिएट तब हर चीज को हुकूमत ने इलीगल करार दिया और बैन करना शुरू कर दिया। मिलिट्री की नाकाम कोशिश के बारे में काफी ज्यादा थ्योरीज हैं, जिसमें से एक ये भी है कि फेल्ड कू असल में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस बागी अटेम्प्ट का पता अर्दोगान गवर्नमेंट को पहले से ही चल गया था, मगर उन्होंने इसको होने दिया ताकि बाद में इसको इस्तेमाल करके फतेहुल्लाह गुलेन की मूवमेंट को बैन कर सके। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इस फेल्ड कू को बीच में ही रोककर अर्दोगान एक फातेह की तरह बाहर आए और बाद में इस सारे को अपनी सियासी बेनिफिट्स के लिए यूज करे। 2016 में टर्की के हालात थोड़े खराब हुए थे, जहां महंगाई बढ़ रही थी। तो एक थ्योरी ये भी है कि तैयब अर्दोगान ने टर्किश इंटेलिजेंस को कहकर ये ऑपरेशन खुद ही करवाया ताकि बाद में फिर मकबूल हो सके। इन थ्योरीज को आमतौर पर शायद कोई सीरियसली ना लेता, पर मिलिट्री की हुकूमत पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश के बाद अर्दोगान ने टर्की में पार्लियामेंट्री सिस्टम को खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लगाने का फैसला किया और एक रेफरेंडम कराने का ऐलान किया। अब इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट ये कि इस रेफरेंडम की सक्सेस से प्रेसिडेंट को डिक्टेटर बनने का एक इजी वे मिल सकता है। तैयब अर्दोगान प्राइम मिनिस्टर को हटा सकते थे, जजेस को खुद अपॉइंट कर सकते थे और सैक कर सकते थे, पार्लियामेंट के किसी भी मेंबर को हटा सकते थे और यहाँ तक कि पार्लियामेंट को भी ओवररूल कर सकते थे। फेल्ड कू और अवाम में एक बार फिर बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके शायद तैयब अर्दोगान एक सक्सेसफुली अपॉइंटेड डिक्टेटर बनना चाहते थे। इस फेल्ड मार्शल लॉ की अटेम्प्ट से गेन होने वाली पॉपुलैरिटी को इस्तेमाल करके 2017 में जब रेफरेंडम करवाया गया तो टर्की की प्रेसिडेंसी के हक में सिर्फ 51.41% वोट्स है। ये अर्दोगान की एक्सपेक्टेशन से बहुत कम थे और वो उम्मीद इससे बहुत ज्यादा की कर रहे थे, बहुत बड़ी मेजोरिटी की। यहाँ पर ये डिटेल बताना भी जरूरी है कि रेफरेंडम में यूज होने वाले बैलेट पेपर पर एक स्पेशल किस्म की स्टैंप लगी होती थी धांधली को रोकने के लिए, लेकिन आखिरी स्टेज में स्टैंप के बगैर कास्टेड बैलेट्स को भी काउंटिंग में शामिल करने का ऐलान जजेस ने कर दिया और ये बैलेट्स तकरीबन 1.5 मिलियन के आसपास थे। मगर तैयब अर्दोगान को ये मंजूर नहीं था क्योंकि 15 लाख बैलेट्स के एडिशन से रेफरेंडम का नतीजा अर्दोगान के खिलाफ जा रहा था। इसीलिए अर्दोगान ने जजेस पर अपने इन्फ्लुएंस से बैलेट को ऐड करने से इनकार कर दिया और एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम टर्की में राइज कर दिया। इस पर होने वाले प्रोटेस्ट और इलेक्शन काउंसिल की गैर रजामंदी को इग्नोर किया गया और तैयब अर्दोगान एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने में आखिरकार कामयाब हो ही गए। अब साफ नजर आ रहा था कि टर्की में फौज, कोर्ट और बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी फेल्ड मिलिट्री कू के बाद भर्तियां तैयब अर्दोगान की रजामंदी से हो रही थी। शायद इस मेगा क्रैकडाउन का वाकई मकसद इदारों को कमजोर करके बिल्कुल एक बायस शक्ल देना था। इस बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता कि अर्दोगान को सख्त टक्कर का सामना करना पड़ा इस इलेक्शन में। मगर 20 साल में ये पहली मर्तबा क्यों हुआ? पहली बार प्रेसिडेंट इलेक्ट होने वाले अर्दोगान के हाथ में एक ऐसा टर्की था जिसकी इकोनॉमिक सूरत हाल बहुत ज्यादा नाजुक थी। टर्की में इन्फ्लेशन रेट 84% तक ऊपर आ चुकी थी। अर्दोगान गवर्नमेंट ने ग्रेजुअली इस इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल किया और 84% से अब इन्फ्लेशन सिर्फ 8% तक आ गई थी। इकोनॉमी को सिग्निफिकेंटली मजबूत करने पर अर्दोगान लोगों में काफी मकबूल होने लगे। मगर फिर यही 7 से 8% वाली इन्फ्लेशन 2016 में हाइक करते हुए 78% तक चली गई। वही तैयब अर्दोगान जो इन्फ्लेशन को जमीन पर लाने की वजह से 20 साल टर्की में हुकूमत कर सके, अब 2023 में महज 2% से दोबारा हुकूमत लेने में कामयाब हुए। पर लोगों में पॉपुलैरिटी की परसेंटेज में अब बहुत ज्यादा फर्क आ चुका था। करप्शन का इल्जाम भी अर्दोगान पर ही लगाया जाता है, जहां 2023 में अर्थक्वेक में बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स डिमोलिश हुई और पता लगा कि उनमें रॉ मटेरियल बहुत बुरी क्वालिटी का यूज हुआ है। यानी कंस्ट्रक्शन कंपनीज खुलेआम करप्शन कर रही थी और 20 साल से हुकूमत करने वाली अर्दोगान की पार्टी कुछ भी नहीं कर सकी, बल्कि इनको एड करती रही। अब बात करते हैं अकरम इमामोग्लू की। दिसंबर 2022 में इस्तांबुल के मेयर अकरम इमामोग्लू को प्रेसिडेंट की रनिंग से भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। रिपब्लिकन पीपल पार्टी के कैंडिडेट इमामोग्लू को समझा जा रहा था कि ये अर्दोगान के लिए काफी सख्त उम्मीदवार साबित होंगे, क्योंकि इमामोग्लू पहले भी अर्दोगान की एक पार्टी को शिकस्त दे चुके थे। 2019 में जब इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड टूट रहे थे, तब इस्तांबुल के मेयर के लिए इलेक्शंस हुए तो इमामोग्लू महज 0.1% के मार्जिन से अर्दोगान से जीत गए। अर्दोगान की एक पार्टी इलेक्शन काउंसिल के पास गई और धांधली के इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। इलेक्शन काउंसिल ने री इलेक्शन का ऐलान कर दिया। जून में होने वाले सेकंड राउंड इलेक्शन में एक बार फिर इमामोग्लू कामयाब हो गए। इस बार तो 7 लाख से भी ज्यादा वोट्स इनको एडिशनल मिले, जिससे इनका विनिंग मार्जिन 0.15 से बढ़कर 9% तक ऊपर चला गया। एक पार्टी की गिरती हुई पॉपुलैरिटी और टर्की के खराब होते
होते हालात को मद्देनजर रखते हुए इमामोग्लू ने री इलेक्शन करवाने वालों को इडियट कह दिया और AK पार्टी वालों को बेवकूफ भी कहा। इस स्टेटमेंट से इमामोग्लू पर गवर्नमेंट और इलेक्शन काउंसिल की डिसरिस्पेक्ट का एक केस बना दिया गया तौहीन इलेक्शन कमीशन, जिसका एक केस पाकिस्तान में इमरान खान पर भी बना और ये केस चलते चलते उनकी 2023 इलेक्शन से कबल डिस्क्वालिफिकेशन की वजह भी बन गई। न सिर्फ ये बल्कि इमामोग्लू को 2.5 साल की जेल भी कर दी गई। राइज ऑफ कमाल किलिचदारो। अब दोबारा फेल्ड मिलिट्री कू को सराउंड करती हुई थ्योरीज, अर्दोगान का कंट्रोवर्शियली लाया हुआ प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इदारों में अपनी पसंद के जजेस को रखने पर अवाम में अर्दोगान की गैर मकबूलियत बढ़ने लगी। इमामोग्लू की डिस्क्वालिफिकेशन के बाद रिपब्लिकन पीपल पार्टी ने 6 ऑपोजिशन पार्टी के अलायंस के साथ मिलकर कमाल किलिचदारो को अपना उम्मीदवार चूज किया जो अर्दोगान के खिलाफ 2023 के इलेक्शंस में मैदान में उतरे। कमाल किलिचदारो जो एक फेल्ड पॉलिटिशियन थे और एक एक्स इकोनॉमिस्ट थे, उनकी पॉपुलैरिटी में तब इजाफा हुआ जब 2017 में 450 किलोमीटर लंबा पब्लिक मार्च करने में वो कामयाब हुए। जस्टिस मार्च नामी इस कोशिश को टर्की में लाखों लोगों ने सपोर्ट किया और कई हजार लोगों ने इसमें शिरकत भी की। इसका असल मकसद 2016 में बगावत की नाकाम कोशिश के बाद होने वाली इलीगल अरेस्ट और इनोसेंट लोगों के लिए आवाज उठाना था। इसके अलावा कमाल ने उन लोगों के नाजायज अरेस्ट पर भी आवाज उठाई जिन्होंने सिर्फ अर्दोगान की गवर्नमेंट पर और उनकी पॉलिसीज पर तनकीद की थी, यानी कि इस लॉन्ग मार्च में अर्दोगान की डिक्टेटरशिप और पॉलिसीज के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी। इसके जवाब में अर्दोगान ने अनसरप्राइजिंगली कमाल किलिचदारो के प्रोटेस्ट को खुद ही जस्टिफाई कर दिया और लॉन्ग मार्च को इलीगल करार दे दिया। यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च को चलाने वाली ऑपोजिशन पार्टी CH को टेररिस्ट के साथ एसोसिएट कर दिया। कमाल किलिचदारो का नारा यह था कि वो अर्दोगान की लाई हुई डिक्टेटरशिप को चेंज करके डेमोक्रेसी वापस लेकर आएंगे और कमाल ने यह भी कहा कि 2023 का इलेक्शन उनकी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अगर वो जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए उसके बाद वो दोबारा कभी हुकूमत में नहीं आएंगे। मगर काफी करीब आने के बावजूद भी उन्हें अर्दोगान के हाथों से शिकस्त का सामना करना ही पड़ा। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। 28 मई के बाद से अब लग तो यूं ही रहा है कि तैयब अर्दोगान अपना डिक्टेटरशिप वाला कंट्रोल जारी रखेंगे। जीतने के बाद अर्दोगान ने स्पीच देते हुए कहा कि 85 मिलियन लोगों की नेशन अब जीत गई है, ve hizmetlere imza. Ülkemizi itibarsızlaştırmaya yönelik ऑपोजिशन लीडर कमाल किलिचदारो ने इलेक्शंस को साफ साफ अनफेयर करार दे दिए। in which he called this the most unfair election in years. इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स और ऑब्जर्वर्स का ये भी कहना है कि टर्की का मीडिया चूंकि अर्दोगान के साथ है, इससे फ्रीडम ऑफ स्पीच को लिमिट किया गया, जिसका बहुत ज्यादा फायदा तैयब अर्दोगान की AK पार्टी का हुआ। ये इलेक्शन जीतने का मतलब ये भी है कि तैयब अर्दोगान अब टर्की पर 25 साल तक हुकूमत करने में तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। मगर अभी टर्की में सबसे बड़ा मसला बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है। अर्दोगान ने अवाम को ये भी कहा है कि अर्थक्वेक से डिमोलिश होने वाली बिल्डिंग्स को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा और 10 लाख सीरियन रेफ्यूजीज को उनकी मर्जी के खिलाफ वापस भी भेज दिया जाएगा। सच बात तो ये है कि टर्किश लोग इमिग्रेंट्स को पसंद भी नहीं करते। इन इलेक्शंस के बाद इमामोग्लू का भी वीडियो मैसेज आया है जहां उन्होंने उम्मीद ना हारने का मैसेज दिया और ये भी कहा कि मुख्तलिफ रिजल्ट्स के लिए हमें मुख्तलिफ चीजें करने की जरूरत है। Tek şey değişimdir. Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz. क्या आपके ख्याल में तैयब अर्दोगान डिक्टेटरशिप के जरिए हुकूमत करने में कामयाब रहेंगे और इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या इलेक्शंस रिगिंग का नतीजा है और